एससी कैंपस में पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि हमारे इंस्टीट्यूट में हर सैटरडे को ओपन टेस्ट होता है, तो हमारे शहर के जितने भी स्टूडेंट हैं, खास करके पूर्णिया में जितने भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहें तो हर सैटरडे को हमारे यहाँ टेस्ट देने के लिए आ सकते हैं। ये ओपन टेस्ट होती है और आज उसी का डिस्कशंस को लेके बात कर रहे हैं। अभी जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं, उन सारे एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो सिलेबस को कंसीडर करके रखे हैं, उसमें जीके जीएस भी रहेंगे, मैथ्स के क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे। इन सभी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये टॉपिक वाइज टेस्ट होता है। तो दो तरह की टेस्ट होता है, एक कंप्लीट फुल लेंथ टेस्ट होता है, दूसरा टॉपिक वाइज होता है। एटलीस्ट खास करके जो पहली दफा स्टार्ट कर रहे हैं ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन, जो आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, आप सैटरडे को टॉपिक वाइज टेस्ट लीजिए। आपके लिए बहुत फायदे होंगे, बहुत अच्छे स्कोर करेंगे आप, धीरे-धीरे बहुत इंप्रूवमेंट आप में आने लगेगी कुछ ही दिन में। तो आज हम लोग उसी टॉपिक को, जो आज सैटरडे को टेस्ट नंबर 6 का जो हुआ है, उन्हीं का हम लोग आंसर टिक करवाने वाले हैं। उसके मैथ्स और रीजनिंग के एक अलग से वीडियो बनाए जाएंगे, उसके सॉल्यूशंस करवाए जाएंगे। तो जीके के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आज हम उनका सॉल्यूशंस देखते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द्रव जल किस तापमान पर अधिकतम घनत्व दर्शाता है? तो अब कह रहे हैं द्रव जल किस तापमान पर अधिकतम घनत्व दर्शाता है। पहला है 299। ये जो टाइप दिया गया है ना, फिजिक्स के हीट चैप्टर से है। फिजिक्स में हीट चैप्टर से लिया गया है और टॉपिक में यही दिया गया था। तो कहता है इसका पहला ऑप्शन है 299 के, दूसरा ऑप्शन है 277 के, तीसरा ऑप्शन है 285 के और लास्ट ऑप्शन है 373 के। तो इसका राइट आंसर होगा 277 के, यानी ऑप्शन बी होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कहता है स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है कहलाता है। यानी हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिक्वायर द मीडियम इज कॉल्ड, यानी जिसके लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, उसका राइट आंसर होता है रेडिएशन। जिसमें मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, वो क्या होता है? रेडिएशन होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आप इसका आंसर की मिलाते चलिएगा। 2 नंबर हो गया। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 नंबर जो सवाल है, कहता है जब जल को 0 डिग्री से 4 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप भी इसका आंसर जवाब दे सकते हैं कमेंट करके, लेकिन आप इस चीज का जानिए इसका आंसर क्या होगा। इसमें वृद्धि होगी, दूसरा ऑप्शन से। पहला ऑप्शन से इसमें कि ये स्थिर बना रहेगा जिसमें कोई चेंज नहीं होगी, दूसरा इसमें वृद्धि होगी, तीसरा इसमें ह्रास होगा, चौथा ऑप्शन से पहले इसमें वृद्धि होगी, बाद में इसके मूल मान तक ह्रास होगा। नहीं, इसका राइट आंसर होगा, इसमें क्या होगी? वृद्धि होगी। 3 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, हम लोग इस चीज को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। कहता है कि सेल्सियस तापमान, यानी सेल्सियस तापमान है क्या है? इसको देखिए, पहला इसका ऑप्शन है एक सापेक्ष तापमान है, दूसरा एक निरपेक्ष तापमान है, तीसरा एक विशिष्ट तापमान है, चौथा एक सन्निकट तापमान है। तो इसका राइट आंसर होगा यह एक सापेक्ष तापमान है, एक रिलेटिव टेम्परेचर है। तो चौथा का राइट आंसर क्या हो गया? ए। अब हम लोग पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। पांचवा क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का है। आप इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करिएगा ना, तो देखिएगा इसका न्यूमेरिकल वैल्यू को जब सॉल्व करिएगा पांचवे का, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? पहला ऑप्शन है 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड और चौथा है 40 डिग्री, 99 डिग्री सेंटीग्रेड और 30 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा न्यूमेरिक वैल्यू को, तो आप इसके फॉर्मूला को, तो इसका राइट आंसर होगा ए, 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो ये नहीं, पांचवा का कौन सा ऑप्शन होगा? ए होगा। अब हम लोग छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और छठे क्वेश्चन का हम लोग आंसर जानने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले छठा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ठीक है, छठा क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं हम। ठीक है, देखिए आप भी इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, मन ही मन इसका आंसर जवाब दे सकते हैं और जान सकते हैं आप इनमें से कितने क्वेश्चन को सही किए। तो चलिए हम लोग छठे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। कहते थर्मस के फ्लक्स में किसके द्वारा होने वाले उष्मा स्थानांतरण को कम करने के लिए रस्तन यानी सिल्वरिंग किया जाता है? ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है संवहन, दूसरा ऑप्शन है चालन,
तीसरा ऑप्शन है विकिरण और चौथा ऑप्शन है बोथ यानी संवहन और चालन यानी ए और बी। इसका राइट आंसर होगा डी, क्योंकि ये संवहन और कंडक्शन दोनों करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का छठा का आंसर क्या हो गया? डी। अब हम लोग सातवें क्वेश्चन के तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए सातवां का आंसर क्या होगा, इस चीज को जानते हैं। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से थोड़ा सा याद भी कर ले। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलाते हुए चलेंगे। सातवां का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं फिर इसका जवाब देते हैं। कहता है पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, तो इसका आयतन क्या होता है? पहले यानी इंक्रीज करता है, दूसरा डिक्रीज करता है, तीसरा है पहले बढ़ता है फिर घटता है, चौथा रिमेनिंग अनचेंज यानी अपरिवर्तित रहता है। तो इसका राइट आंसर है घटता है। 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, तो इसका आयतन क्या होता है? घटता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। आप इसका सही जवाब होगा बी। आप लोग सही चेक कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। तो हम लोग अब आठवें क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या हो, इसका आंसर क्या हो, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आठवां क्वेश्चन जो है कहता है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम संरक्षण के किस सिद्धांत पे है? ऊष्मा गति यानी थर्मोडायनामिक्स का प्रथम नियम संरक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पहला है चार्ज यानी आवेश, दूसरा है संवेग, तीसरा है ऊर्जा, चौथा है पदार्थ। जब आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा थर्मोडायनामिक्स, तो आपको इसका राइट आंसर पता चलेगा कि थर्मोडायनामिक्स का प्रथम नियम जो है वो ऊर्जा से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर जानते हैं किसका क्या होगा। 9 नंबर क्वेश्चन आप एक बार पढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, और इसका जवाब भी आप दे सकते हैं। तो कहता है कि ऊष्मागतिकी प्रक्रिया जिसमें परिवेश के साथ कोई ऊष्मा विनिमय नहीं होता क्या कहलाती है? तो इसका इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं। 9 नंबर, ए थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस वेयर नो हीट इज एक्सचेंज विद द सराउंडिंग्स। ये होता है एडियाबैटिक होता है। ऑप्शन नंबर बी होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। कौन सा होगा? बी होगा। तो इस चीज को हम लोग आगे पढ़ते हैं। यहाँ कहता है कि ऊष्मा विनिमय नहीं होता है, किसमें नहीं होता है? एडियाबैटिक में नहीं होता है। ठीक है, यानी दो। अब 10वां नंबर हम लोग क्वेश्चंस के बढ़ते हैं। 10वां नंबर का आंसर क्या होगा, इस चीज को हम लोग क्वेश्चंस पहले पढ़ते हैं फिर उसके आंसर को ढूंढते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चंस का कहता है कि उष्मा हानि बराबर उष्मा वृद्धि, ठीक है, का संबंध निम्नलिखित में से किससे निरूपित करता है? किससे निरूपित करता है, इस चीज को जानते हैं। तापीय संतुलन के सिद्धांत का, दूसरा है रोगों के सिद्धांत का, तीसरा है कैलोरीमिति के सिद्धांत का, और चौथा है वाष्पन का सिद्धांत। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोमेट्री इसका होगा सी नंबर, कैलोरीमिति के सिद्धांत पर। यानी 10 नंबर का आंसर क्या हो गया? सी होगा। आप इनको मिलाते चलिए। अगर आप जब वीडियो देखिएगा आप कोशिश करिएगा इन सभी क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने का, और आप कॉपी में नोट करते जाइएगा। आप देखिएगा आपके कितने मार्क्स आए। ठीक है, और आप अपना मार्क्स कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। इन क्वेश्चंस को देखते हैं। अभी हम लोग आंसर टिक करवा रहे हैं। ठीक है, इनका डिस्कशन भी कर लेंगे। 11 नंबर, ठीक है, 11 नंबर का पहला क्वेश्चन कहता है कि धरवार तंत्र की चट्टानें मुख्यतः बनी होती है। आप जब ये देखिए, अब ज्योग्राफी शुरू हो गया। ठीक है, अब ज्योग्राफी के क्वेश्चंस है, क्योंकि टॉपिक में ज्योग्राफी के टॉपिक के क्वेश्चंस दिए गए थे, और उसमें ये दिए गए थे कि रॉक का क्वेश्चंस है और सॉइल का क्वेश्चंस का टॉपिक था। तो रॉक एंड सॉइल दिए हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है धरवार तंत्र की चट्टानें में मुख्यतः बनी होती है। किससे बनी होती है? परतदार चट्टान, परतदार चट्टानों से। ये बिल्कुल सही, धरवार चट्टान जो बने होते हैं वो परतदार चट्टानों से बने होते हैं। तो 11 का आंसर क्या होगा? ए, बिल्कुल सही जवाब हो गए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ बढ़ते हैं। यानी अभी सारे के सारे क्वेश्चंस जो होंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड होंगे। ठीक है, 12th नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। आप भी अगर पूर्णिया में कहीं से बिलोंग करते हैं, आप सैटरडे को हमारे यहाँ जुड़िए और टेस्ट दीजिए और अपना मार्क्स इंप्रूव करिए, ताकि आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफी फायदेमंद होंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते, 13 पढ़ते हैं। ठीक है, 13 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में भूवैज्ञानिक समूह के बनने का
उनकी आयु के आधार पर सही अनुक्रम करता है, प्राचीनतम से आरंभ करें। यानी आपको इस क्वेश्चन में आपसे ऑर्डर के बारे में पूछा है, ठीक है। पहला ऑप्शन है अरावली, विंध्य, कडप्पा। अरावली, विंध्य, कुडप्पा। दूसरा ऑप्शन है धारवाड़, कुडप्पा और विंध्य। इसका राइट आंसर है धारवाड़, कुडप्पा और विंध्य, ठीक है। तो 13 का क्या होगा राइट आंसर? बी। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। आपके सामने 14 नंबर क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और खुद से कोशिश करिए पहले इसका आंसर जानने का, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और तब तक आप कोशिश करके आंसर बताइए और अपने कॉपी में नोट करिए कि आपने सही बनाया या गलत बनाया है। आपने सही बनाया है या गलत बनाया है। तो कहता है कि भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयन से हुई है? पहला ऑप्शन है भूरी वन, ठीक है, मृदा। दूसरा है विदरी फिशर, ज्वालामुखी चट्टान। तीसरा है अनाइट और सिस्ट। चौथा है सेल और चूना पत्थर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विदरी यानी फिशर, ज्वालामुखी चट्टान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो है राइट आंसर क्या होगा? बी। अगर आप लोगों में से इसका राइट आंसर बी सबने चूज किया वो बिल्कुल सही है, आपको मिलते हैं 1 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि निम्न में से कपास की फसल के उत्पादन हेतु कौन सी चट्टान, कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक है, निम्नलिखित में से कपास की फसल के उत्पादन हेतु कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? जैसे कि ये सॉइल से है। पहला ऑप्शन से लाल मिट्टी, दूसरा ऑप्शन से काली मिट्टी, तीसरा है बलुई मिट्टी और चौथा है जलोढ़ मिट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? काली मिट्टी। कौन सी सर्वाधिक है कपास के लिए? कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपजाऊ है काली मिट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? बी होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सॉइल से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 16। आप पढ़िए, इसका आंसर दीजिए। बांगर जलोढ़ मिट्टी को जाना जाता है, बांगर जलोढ़ मिट्टी को जाना जाता है। पहला है लोयस, दूसरा है कंकर, तीसरा है वाटिसोल, चौथा है रेगर। तो इसका राइट आंसर होगा बी, कंकर। बंगर जलोढ़ मिट्टी को किस रूप में जाना जाता है? कंकर के रूप में जाना जाता है। तो 16 का आंसर क्या होगा? बी होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से विजुअल होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में पढ़ते हैं कि पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो पौधे को सबसे अधिक पानी तो आपको पता होगा चिकनी मिट्टी मिलता है। किस में मिलता है? चिकनी मिट्टी मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 17 का ए होगा। अब हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लेटेराइट मृदा में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन। तो किसमें पाया जाता है? पोटास में पाया जाता है, पर्याप्त मात्रा में लेटेराइट पाया जाता है, ठीक है। लेटेराइट में पर्याप्त मात्रा में क्या पाया जाता है? पोटास पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 के तरफ बढ़ते हैं, 19 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जानते हैं। कहता है कि 19 नंबर में अम्लीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? आप इसका आंसर देना चाहें तो आप मन ही मन इसका आंसर जल्दी से ढूंढिए और पता करिए कौन सा होगा कि मलीय मिट्टी यानी एसिडिक वाली मिट्टी किस कृषि योग्य को बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा लाइन। राइट आंसर क्या होगा? लाइन, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 इसका आंसर जानते हैं 20 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 का राइट आंसर हम लोग पता करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर का 20 का देखते हैं। कहता है कि मणिपुर की लोकटक झील में फुमरी यानी प्लावमान खेतों
में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा निर्माण प्रक्रिया घटित होती है? लेटराइटिक भवन, दूसरा है पेडोलॉजी भवन, और इसके लास्ट तीसरे ऑप्शन है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शंस देखते हैं। ठीक है, इसके ऑप्शंस देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है ग्लेजिएशंस और केल्सी भवन। तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका कौन सा होगा? सी। कौन सा राइट आंसर होगा? ग्लेजिएशंस। अब क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां से आपका पॉलिटी शुरू होता है। आपके फिजिक्स यानी ज्योग्राफी के टॉपिक खत्म हो गए, फिजिक्स भी खत्म हो गया। अब हम लोग पॉलिटी के ऑप्शंस को मिला। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ठीक है, पहला ऑप्शन है राष्ट्रगान का सम्मान करना, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, तीसरा है लास्ट ऑप्शन है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। तो इसका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। ये फंडामेंटल ड्यूटीज से दिया गया है क्वेश्चन, पॉलिटी का टॉपिक था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगले क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग पढ़ते हैं। इसमें कहता है कि भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं की गई है? तो सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को पहले पढ़ेंगे, उसमें हम लोग डिसाइड करते हैं कौन से नहीं है। पहला है सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करना, दूसरा है प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षण एवं संवर्धन करना, और तीसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक मनोदशा तथा जांच पड़ताल की भावना का विकास करना, और लास्ट ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 का राइट आंसर क्या हुआ? डी हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ स्विच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कहता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A, ठीक है, में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? मौलिक मूल कर्तव्य, ठीक है, मूल अधिकारों का निलंबन, राज्यपालों के विशेष शक्तियों का, और लास्ट ऑप्शन है रीट। तो इसका राइट आंसर होगा मूल कर्तव्य। 51A में जो है हम लोग का क्या है? मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, 23 हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 24 कहता है निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है? किस पे शामिल किया गया है? बलवंत राय मेहता समिति, दूसरा ऑप्शन है आयंकर समिति, तीसरा ऑप्शन है स्वर्ण सिंह समिति, और चौथा ऑप्शन है ठक्कर समिति। तो इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति। 24 का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। आप लोगों में से जिसने भी 24 का सी ऑप्शन टिक किया है वो बिल्कुल सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हम लोग जानते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि किस संविधान संशोधन के तहत नागरिकों को 10 मौलिक कर्तव्य प्राप्त है? पहला ऑप्शन है 24वां, दूसरा है 38वां, तीसरा है 42वां, और लास्ट ऑप्शन है 44वां। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? 42वां, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ते हैं। कहता है 11वां मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। 11वां मौलिक कर्तव्य के डैश डैश से संबंधित है। शिक्षा से, स्वास्थ्य से, पर्यावरण से, संस्कृति से। राइट आंसर क्या होगा 26 का? ए, शिक्षा से। उसके बाद देखिए 27 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें कहता है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 3 में नहीं रखा गया क्योंकि भाग 3 डैश डैश है। वाद योग है, तीसरा नियम वर्जित है, चौथा वाद योग नहीं है, और लास्ट ऑप्शन है अपरिवर्तनीय। इसलिए रखा गया क्योंकि वो क्या है? वाद योग है। कौन सा है? वाद योग। इसका राइट आंसर है वाद योग है, इसलिए नहीं रखा गया है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज को भारतीय संविधान के भाग 3 में नहीं रखने का कारण क्या है? वाद योग। ठीक है, अगले हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 की तरफ स्विच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद
मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। कौन सा? अभी जस्ट कुछ देर पहले पढ़े 51 का ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ठीक है, कुछ देर पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। फिर देखिए क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस समिति के संविधान में मौलिक कर्तव्यों से सम्मिलित करने की सिफारिश की? किसने की? इसके ऑप्शंस को हम लोग अभी देखते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको मन ही मन में पता चल रहा होगा यदि आप पढ़ाई किए होंगे। तो इसका आंसर होगा, राइट आंसर आपको साफ साफ दिख रहा होगा ऑप्शंस देखने के बाद, स्वर्ण सिंह समिति। इसका आंसर क्या होगा? स्वर्ण सिंह समिति। क्वेश्चन नंबर 30 बढ़ते हैं। अब यहां से हिस्ट्री शुरू हुआ और हिस्ट्री में कांग्रेस के दिया गया था। तो चलिए इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं कि दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था? कहां किया गया था? बॉम्बे में किया गया था। ठीक है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन को जान के रिपीट किए गए हैं ताकि आप एकदम जो पहली दफा पढ़ रहे हैं उनके लिए भी काफी फायदे की मंद हो। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? पहला ऑप्शन है 52, दूसरा है 62, तीसरा है 72, चौथा है 82। कितने ने लिया? 72 ने लिया था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32, 72 नंबर, 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हम लोग जानते हैं क्या कहता है कि तो सुरक्षा बल्ब सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए की गई थी। उपर्युक्त में से ये विचार किस नेता के थे? पहला है सी राजगोपालचारी, दूसरा है लाला लाजपत राय, तीसरा है बिपिन चंद्र पाल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय। तो ये क्वेश्चंस याद रखिएगा। सुरक्षा बल सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए की गई थी। ये जो है विचार जो थे किस नेता के थे? लाला लाजपत राय के थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि महात्मा गांधी को सिर्फ एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, निम्नलिखित में से यह किस अधिवेशन में घटित हुआ? ये क्वेश्चंस काफी दफा पेपर का पूछा हुआ है, बहुत टाइम्स पूछा गया है। तो लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे थे उनके लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो बेलगांव अधिवेशन 1924 में थे। इसका राइट ऑप्शन बी होगा। कौन सा होगा? बी। आप इसको याद रखें। ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में चुना गया था, वो कहा था? बेलगांव अधिवेशन 1924 में। तो इन चीजों को आप याद रखें। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है अच्छे क्वेश्चन है, आप इन चीजों को याद रखिए तो आपके लिए काफी फायदे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। 34 का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सबसे कम आयु के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? कौन से थे? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है अबुल कलाम आजाद, तीसरा है आनंद मोहन बोस और चौथा है भूपेंद्र नाथ बोस। तो इसका राइट आंसर होगा अबुल कलाम आजाद। कौन सा होगा? अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम आयु के भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। अगले क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका आंसर हम लोग जानते हैं। ठीक है, 35 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है कि निम्नलिखित में से किन्हें मुंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? मुंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाने वाले में से कौन कौन है? पहला है तिलक, गोखले और नरोजी, दूसरा है मेहता तिलक तैयब जी और तीसरा है मेहता तलंग तैयब जी और चौथा है नरोजी तलंग देशमुख। इसका राइट आंसर है सी, मेहता तलंग तैयब जी जो थे उसको मुंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए थे? तो इसका राइट आंसर है 2 दफा चुने गए थे। कितनी दफा चुने गए थे? 2 दफा मदन मोहन मालवीय जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। सवाल यह है कि सबसे अधिक दफा कि कौन चुने गए थे? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे अधिक टाइम्स कौन अध्यक्ष बने थे? इसका आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? देखिए भागलपुर, पटना,
ठीक है, भागलपुर, पटना, ठीक है, रांची और बांकीपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बांकीपुर। कौन सा होगा राइट आंसर? बांकीपुर। 27वां अधिवेशन कहाँ थे? बांकीपुर में। 38वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ते हैं। 38 नंबर करता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो अगले स्लाइड में इसका आंसर ढूंढने का कोशिश करते हैं। इसका कौन था ये जानते हैं। तो चलिए इसका आंसर पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। ठीक, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, लॉर्ड लीटन। दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन। तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड रिपन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा लॉर्ड डफरिन, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा और इसको बड़ा करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसका राइट ऑप्शन है 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि 1997 सॉरी 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन, कौन से अधिवेशन? अमरावती अधिवेशन में 3 दिवसीय तमाशा कहा गया था। ठीक है, अब कौन से थे कहने वाले? उनका नाम देखिए, जितन नाथ बनर्जी, दूसरा है सतीश मुखर्जी, तीसरा अश्विन कुमार दत्त और चौथा है हरकिशन लाल। तो वो अश्विन कुमार दत्त थे। कौन थे? अश्विन कुमार दत्त। तो 40 का राइट आंसर होगा सी। अब 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में देखिएगा, नेहा विपुल की माँ है रजत नेहा का। ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग का हम सारा सॉल्यूशन अगले वीडियो में बनाने वाले हैं, तो उस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग आंसर टिक कर लेते हैं। तो इस चीज को हम लोग अभी पढ़ के भी कोई फायदा नहीं, आप आंसर टिक कर लेना, मिला लेना, क्योंकि हम लोग वीडियो से इन सारी क्वेश्चंस को सीखेंगे। तो चलिए हम लोग जल्दी से फटाफट इसका मिला लेते हैं। 41 का आंसर क्या होगा इस चीज को हम लोग जानते हैं। नेहा विपुल की माँ है, रजत नेहा का भाई है, प्रभाकर रजत का पिता है। प्रभाकर विपुल से क्या संबंध है? आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 43 जब आप पढ़िएगा, तो पी एक्स से विवाहित है जो एम की पुत्री है, टी ओ की दादी है जो पी का पुत्र है, एस एम का पति है और डब्ल्यू पी का पिता है। ओ का डब्ल्यू से क्या संबंध है? जब आप इस चीज को बनाइएगा, सॉल्व करिएगा, तो आपका राइट आंसर आएगा पुत्र का पुत्र। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। 43 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर जो होगा, इस चीज को पढ़ते हैं पहले। कहता है कि ए बी सी डी ई एफ जी और एच में से एच जी का पिता है, जी एफ का इकलौता भाई है, एफ ई का इकलौती ननद है, ई डी की माँ है, डी सी का भाई है, बी एच का पिता है, वह ए पति है। ठीक है, यदि एफ अविवाहित है तो सी का ए से क्या संबंध होगा? इसका सही जवाब है बेटे के बेटे का बेटा, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर देखते हैं। 44 कहता है, नीचे दिए गए कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से उत्तर दे। के आर का भाई है, पी के की बहन है। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को आराम से देख के थोड़ा देर वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। के आर का भाई है, पी के की बहन है, टी एस का भाई है, एस आर की पुत्री है। तो प्रश्न में कहता है पी का टी से क्या संबंध है? तो किस संबंध है? मौसी और बुआ का। अब 45वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक्स की माँ वाई के पिता की इकलौती पुत्री है
तो y की पति की बहन x का क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बी। राइट क्या होगा? बी। अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 46 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 रीजनिंग में ब्लड रिलेशनशिप दिया गया था, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है। 46 में कहता है यदि y x का भाई है, ठीक है, y z का बेटा है, तो z के पिता से क्या संबंध है? तो इसका संबंध दादा का होगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हम ये आंसर डायरेक्ट क्यों बता पा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, 47 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, ये 47 से, ठीक है। 47 का देखते हैं क्या है। हिंदी में देखिए, यदि ए हैश बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ये डॉलर है। ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी की माँ है। ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का पति है। ए परसेंट बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ए इक्वल टू बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो निम्नलिखित में व्यंजक में से पी भी से क्या संबंध है? पी का भी से क्या संबंध है? तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा ना, तो इसका राइट आंसर होगा नाना। आप चाहो तो इसको अच्छे से सवाल को लिखिए, वीडियो देखिए आराम से, इसके ऑप्शंस को बताइए कौन सा सही होगा, लेकिन फिलहाल अभी मान के चलिए नाना सही है। तो हम लोग इसके वीडियो बनाने वाले हैं, तो हम लोग इसका सारा देख लेंगे सॉल्यूशंस, वो जल्दी ही पोस्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा सॉल्यूशंस कराने के बाद काफी लंबा टाइम वो लग जाता है। तो इस आपके सुविधा के लिए इन चीजों को छोटा छोटा वीडियो में बनाया जा रहा है। 48 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि P एट द रेट Q का अर्थ है Q की बहन है। P Q की बहन है। P हैश का अर्थ है कि Q, P जो है Q का पिता है। P डॉलर Q का अर्थ है P Q की पत्नी है। P परसेंट Q का अर्थ है P Q का पुत्र है। तो A परसेंट B हैश C एट द रेट, ये डॉलर है, ठीक है। ई तो डी बी से कैसे संबंधित है? तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पुत्री होगा। क्वेश्चन नंबर 49 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 का आप लोग आंसर क्या टिक किए हैं? फिलहाल हम लोग इसका राइट आंसर जानने की कोशिश करते हैं। कहता है यदि L प्लस M, यदि L प्लस M का अर्थ है L M का पुत्र है, ये ब्लड रिलेशन टॉपिक से है, और L माइनस M का अर्थ है, ये नहीं होगा, L M का पति है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, L M का पति है। L यहाँ डिवाइड नहीं होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। L इंटू M का अर्थ है L M का भाई है। L डिवाइड M का अर्थ है L M की माता है। तो A गुना B डिवाइड C का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ए सी का मामा या मौसा है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिएगा, वैसे हम कोशिश करेंगे जल्दी ही वो वीडियो आपका डाल दे डिस्कशंस का। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर देखिएगा क्या होगा, ठीक है। पढ़ते हैं। एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए युविका ने कहा कि तस्वीर में मौजूद लड़का उसके पिता की मां की पुत्री का पुत्र है, तो उस लड़के से युविका का क्या संबंध है? डायरेक्ट फिगर पिक्टोरियल कंटेंट वाला है। इसका सवाल का राइट आंसर होगा फुफेरा, भाई या पिता की बहन का पुत्र, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन में डाटा मिसिंग है, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन में डाटा मिसिंग है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग रहने देते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या है। आप चाहो तो देख लो, डाटा मिसिंग है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अर्थ ए बी का कोई संबंध नहीं है, नीचे दिए गए संबंध चार्ट, तो चार्ट ही मिसिंग है। इसीलिए जब चार्ट ही आपको पता नहीं तो आप रिलेशंस बता नहीं पाओगे, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोग इग्नोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं। तो 52 में कहता है कि बी की तुलना में, अब मैथ्स के क्वेश्चंस आ गए, तो जल्द ही हम आपको, जैसे ही इस वीडियो को पोस्ट, अगला वीडियो इसके सॉल्यूशंस का पोस्ट होने वाला है मैथ्स के, तो इसके हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो फिलहाल ये टाइम एंड वर्क मैथ का क्वेश्चन है, इनके क्वेश्चंस के आंसर को फिलहाल हम लोग जान लेते हैं। 52 का आंसर दिएगा, कहता है कि बी की तुलना में ए 40% दक्ष है तथा बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। एक साथ मिलकर, तीनों मिलकर काम करे तो 5 दिनों में काम
पूरा कर सकते हैं तो ए अकेले उस काम के 70% कितने दिन में पूरा करेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, देखिए सॉल्व करने वाला क्वेश्चंस का हम लोग डायरेक्ट आंसर अभी फिलहाल बता पा रहे हैं ना। ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी कार्य को डी दिन में पूरा करते हैं। अकेले ए को उसी कार्य को पूरा करने में 8 प्लस डी दिन लगते हैं, अकेले टी को 18 प्लस डी दिन लगते हैं। तो ए 4 दिन तक काम करता है, शेष पूरा काम करने को बी में कितने समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे इसका क्या होगा 53 का, है ना। इसका पहला ऑप्शन देखते हैं। इसका क्वेश्चंस का 53 का पहला देखते हैं। ठीक है, 53 का पहला ऑप्शंस जो होंगे इसके कितने दिन होंगे 453 का, तो हम लोग इसको जानते हैं 24 दिन है, दूसरा है 16 दिन है, 18 है और कितना 20 दिन। तो इसका राइट आंसर होगा 24 दिन। आप मैच करा लीजिएगा, सॉल्व करके हम लोग थोड़ी ही देर के बाद देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, जिसका 4 पुरुष और 6 महिलाएं 5 दिन में एक निश्चित काम को पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 4 महिलाएं इसे 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो उस काम का 2.5 गुना, कितने गुना, 2.5 गुना काम 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुष और 25 महिलाओं की सहायता करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। 55 55 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 16 पुरुष एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर 8 पुरुष और 9 महिलाएं उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 20 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। जब आप इसे सॉल्व करिएगा तो आएगा 12 डेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 हम लोग पढ़ते हैं। कहता है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिनों और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। फिर ए नए कामगार सी के साथ कार्य करते हुए शेष कार्य सी को 3 दिनों में पूरा करता है। यदि सी अकेले कार्य करता तो वह उसी कार्य का 40% भाग कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन पहला ऑप्शन ए। कौन सा होगा, ए। ठीक है, यह 1.5 है। अगर आप लोग में से 1.5 टिक लगाए हैं तो बिल्कुल सही है, या आप 3/2 भी लाए हैं तो भी सही है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार देखते हैं। कहता है ए एक काम के 1/3 भाग को 5 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसी काम के 2/5 भाग को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। सी उसी काम के 75% भाग को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 6 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो शेष बचा काम, तो सीधी सी बात है मिलकर काम करते हैं और कम काम करने के लिए बी के लिए छोड़ा गया, तो वो कितने दिन में करेगा 3/2 डेज में करेगा। इसके सोल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। फिलहाल अभी हम लोग जल्दी जल्दी आंसर मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58 नंबर कहता है बी की तुलना में ए 3 गुना अच्छा कामगार है और इसलिए वह एक काम को पूरा करने में बी की तुलना में 36 दिन कम दिन लेते हैं। यदि वे दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा 13.5 दिन में। कितना होगा, डी, इसका 13.5 दिन। अब इस चीज को देखिएगा, आप इसको सॉल्व करिएगा आराम से इस क्वेश्चन को खुद से, नहीं तो हम जस्ट वीडियो लाने वाले हैं, उससे हम लोग मैच करा लेंगे। ठीक है, आप सीख जाइए अगर आपको दिक्कत है तो। ए और बी एक साथ किसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी एक साथ काम को 36 दिन में कर सकते हैं। ए और सी की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा 48। आइए क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 जो कहता है, 60 कहता है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ 4 दिन तक कार्य करते हैं, जिसके स्थान पर बी जिसके जिस जिसके बाद बी के स्थान पर सी कार्य में शामिल हो जाता है। शेष कार्य को ए और सी, आगे इसके ऑप्शंस देखते हैं, ए और सी द्वारा अगले 4 दिनों में ए और सी द्वारा
अगले 4 दिनों में पूरा किया जाता है, अकेले शिव उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो जब आप इसको सॉल्व करिए तो इसका आंसर होगा डी। अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ जल्दी बढ़ते हैं ताकि जल्दी से आप इसको मैच करा लो। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपने टोटल कितना मार्क्स लाया। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। अभी 61 नंबर कहता है कि ए, बी तथा सी अलग अलग किसी कार्य को 18, 27 तथा 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन ए 8 दिन बाद कार्य छोड़ देता है और कार्य पूरा होने के 6 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है। तो बताइए कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर होगा 12 डेज। ठीक है, अब क्वेश्चंस के करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। ठीक है, कहता है बिंगो सागर 2025 में नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच की गई थी? ये की गई थी भारत और बांग्लादेश के बीच की गई थी। ठीक है, बिंगो सागर 2025 नौसैनिक अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच की गई थी। अब 63 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है विमेंस प्रीमियर लीग एनपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता था? ये मुंबई इंडियंस ने जीता था। ऑप्शन नंबर सी होगा। 64 नंबर कहता है पहल जो डिजिटल निर्भरता को कम करने के लिए उद्देश्य से शुरू की गई थी, यह किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी? यह राज्य सरकार थी कौन सी? तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और महाराष्ट्र। इसका आंसर होगा कर्नाटका, आंध्र प्रदेश सरकार। इसका राइट आंसर होगा कर्नाटका। अब क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। ठीक है, 65। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर पढ़ते हैं। कहता है वस्तुकला के नोबेल के रूप में जाने जाने वाले प्रित्जर पुरस्कार 2025 में किसे प्रदान किया गया? किसे किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, लियो जियाकुन को किया गया। ठीक है, 66 नंबर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 66। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं किसे बारबाडोस देश द्वारा ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस पुरस्कार दिया गया है? किसे दिया गया? वो नरेंद्र मोदी को, हमारे पीएम साहब को दिया गया है ना, नरेंद्र मोदी। अब 67 नंबर क्वेश्चन कहता है दिलजीत दोसांझ को किस अंतरराष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? वो किसका बनाया गया था? लिवाइस का बनाया गया। किसका बनाया? लिवाइस। अब 68वां क्वेश्चन है स्टीव स्मिथ जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल से संन्यास लिया, किस देश के खिलाड़ी थे? किस देश के खिलाड़ी थे? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। और लास्ट के दो क्वेश्चंस हैं, इस दोनों क्वेश्चंस को देखते हैं। कहता है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 10 दिसंबर, दूसरा है 1 मार्च, तीसरा है 8 मार्च, चौथा है 20 जून। तो इसका राइट आंसर होगा 1 मार्च। कब मनाया जाता है? 1 मार्च। अब आखिरी क्वेश्चन है, कहता है थलाकी वंदनम योजना किस राज्य में लॉन्च की गई? किस राज्य में लॉन्च की गई? ये आंध्र प्रदेश में की गई। किधर की गई? आंध्र प्रदेश में। थैंक यू। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमेशा हर सैटरडे के डिस्कशन को आपको मिल सके, जो भी टेस्ट होंगे। और आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि कितने मार्क्स आपके आए। हो सकता है इनमें से थोड़ी बहुत गलती हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको आने वाले समय में बेहतर करने की कोशिश करेंगे हम लोग। और रही बात इस क्वेश्चंस में मैथ्स और रीजनिंग के डिस्कशन तो नहीं हुए हैं, जो हम लोग जस्ट इसके छोटे से वीडियो बनाने वाले हैं मैथ्स और रीजनिंग के, जो अपलोड कर लिए जाएंगे। आप इस चैनल से बने रहें, आपके स्कोर जरूर इंप्रूव होंगे। आपके जो भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट हो आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और अपने स्कोर को बूस्ट कर सके। थैंक यू।